Hello everyone. Hope all of you are fine at your places. First of all, we should begin with the recap of the previous session. पिछले सेशन में क्या किया, पहले उसको रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं. हम लोगों ने पिछली बार डाटा टाइप्स कवर किए थे और टेबल क्रिएशन लर्न किया था, हाउ टू क्रिएट द टेबल इन द एसक्यूएल. नाउ एज फार एज डाटा टाइप इज कंसर्न, the definition of the data type was that means to identify the data. What kind of the value a memory location holds, the term that depicts that is called the data type. Now in SQL, the various data types are categorized into textual type, then numeric, then date and time, and so on. I told you there are n number of the data types that are available with us. We will be covering the most frequent one only. बहुत सारे हैं, बहुत जो हमारे प्रैक्टिकल बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, हम वो कवर करेंगे. सबसे पहली कैटेगरी थी टेक्स्ट की. क्लास जो थी टेक्स्ट के अंदर दो टाइप के डाटा टाइप्स थे. फर्स्ट वन वाज कैर और सेकेंड वन वेर कैर. नाउ दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही करेक्टर टाइप का इनपुट अलाउ करते हैं, 1 to 255 करेक्टर्स. दोनों ही में जब डाटा एंटर करेंगे, वो डाटा या तो सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज होना चाहिए या डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज होना चाहिए. ना डिफरेंस क्या है दोनों में? बेसिक डिफरेंस इज, जो कैर है वो फिक्स डाटा टाइप है, बल्कि जो वेर कैर है वो वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप. अब क्या मतलब है इसका, कैर फिक्स लेंथ और वेर कैर वेरिएबल लेंथ? सपोज करो मैंने अपने टेबल के अंदर एक कॉलम रखा है, उसका नाम रख दिया मैंने स्टूडेंट नेम. अब स्टूडेंट नेम को जब मैंने डिफाइन किया तो उसका डाटा टाइप दे दिया मैंने कैर 10. एक दूसरा टेबल था मेरे पास, उसके अंदर मैंने एम्प्लॉई नेम रखा, उसका डाटा टाइप दे दिया मैंने वेर कैर 10. अब जब स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने डाटा एंटर किया, जिसका डाटा टाइप, जिसके स्टूडेंट नेम का डाटा टाइप क्या था, कैर 10 फिक्स. अब मैं रन टाइम पे वहां वैल्यू एंटर करता हूं अजय. नाउ हाउ मेनी कैरेक्टर डज इट हैव? ओनली 4. आफ्टर स्टोरिंग दीज 4 कैरेक्टर्स, जो रिमेनिंग 6 स्पेसिफाइड लेंथ बच गई, टोटल 10 हमने फिक्स किए थे, तो जो 6 बच गई उसमें ये ब्लैंक स्पेसेस पैड अप कर देगा टू द राइट ऑफ वाई. अजय लिखा था AJAY, तो वाई के बाद ये 6 स्पेसेस उसमें ऐड कर देगा. पैड अप का मतलब ये है. तो टोटल कितने ऑक्यूपाई करेगा? फुल 10 के 10. ना कम टू द एम्प्लॉई. एम्प्लॉई नेम जहां मैंने कॉलम बनाया वहां पर मैंने वेर कैर 10 दिया था. अब मैं वहां पर भी अजय एंटर करूंगा तो वाई के बाद वो कोई स्पेसेस एंटर नहीं करेगा, 4 के 4 ही ऑक्यूपाई करेगा, रिमेनिंग 6 को रिलीज कर देगा. मतलब कि मेमोरी के अंदर सिर्फ 4 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा, रिमेनिंग 6 बाइट्स को रिलीज कर देगा. तो इस तरीके से हमारे पास जो कैर है, इट टेक्स मोर मेमोरी स्पेस, whereas varchar takes less memory space because it do not write pads the blank spaces up to the specified length. Whereas in char, it is a fixed length data type. It pads up the blank spaces to the right of the whatever text you have inserted up to the specified length. मैंने 4 एंटर किया, उसके बाद जब तक वो 10 तक नहीं हो जाता तब तक वो ब्लैंक स्पेसेस ऐड करता रहेगा. तो ये बेसिक डिफरेंस है कैर और वेर कैर में. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड वेर कैर, और समटाइम द क्वेश्चन इवन कम्स, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर, और राइट 2 डिफरेंसेस 2 सिमिलरिटीज. हाफ मार्क ईच, 4 पॉइंट आपको लिखना. राइट. द नेक्स्ट कैटेगरी वाज न्यूमेरिक कैटेगरी. न्यूमेरिक कैटेगरी के अंदर आपके पास 2 डाटा टाइप्स थे, इंट और डेसिमल. इंट वो है जहां पर आप विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट डाटा स्टोर कर सकते हो. दैट मीन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप जैसे आपने डाटा स्टोर करना है, किसी के मार्क्स हैं 75 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100, लेकिन अगर आप बोलो कि 90.75 भी उसमें स्टोर करना है यूजिंग इंट, तो वो 0.75 स्टोर नहीं होगा, सिर्फ 95 ही लेगा. ठीक है, वो इंट की रिस्ट्रिक्शन है. और इंट के अंदर भी बहुत सारे फर्दर टाइप्स हैं दैट वी विल नॉट कवर, लाइक स्मॉल इंट, बिग इंट. ठीक है, बहुत सारे हैं, उनकी रेंज और उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे. दूसरी कैटेगरी है डेसिमल की. डेसिमल कैटेगरी के अंदर हमारे पास 2 जो थे पैरामीटर्स थे, एक साइज एक डी.
साइज का मतलब टोटल नंबर ऑफ उस नंबर जो भी हम एंटर करेंगे वैल्यू उसके अंदर टोटल डिजिट कितने रहेंगे, चाहे वो लेफ्ट हो डेसिमल पॉइंट के चाहे राइट हो डेसिमल पॉइंट के, टोटल कितने रहेंगे। जैसे यहाँ पर 14.5 लिखा है तो साइज क्या हो गया 4 और डी कितना है इसमें 2। इस केस में साइज इज 3, द डी इज 0। सो ये एग्जांपल है उसकी। Maximum number of digits to the right of the decimal place is specified with the help of the d parameter, and the first parameter is total number of the digits in that number including right and left of the decimal place, right? And the third one category was date. It is default format is 4 mm and dd. Year number, then month number from 1 to 31 whatever it is, then day number, and sorry, month number is 1 to 12, then day is 1 to 31. So this one thing you need to take care that while entering the date and time and the textual type values, एक रूल थंब रूल है कि आपने जो भी वैल्यूज एंटर करनी है वो कोट्स के अंदर होनी चाहिए, एपोस्ट्रोफीज के अंदर, सिंगल चाहे डबल, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर ये सिंगल कोट्स हैं और ये डबल कोट्स, ठीक है। तो आपको या तो डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज लिखनी है चाहे सिंगल कोट्स के अंदर लिखनी है, लेकिन टेक्स्ट हो चाहे कैर हो चाहे वेर कैर हो चाहे डेट हो टाइम हो, आपको ये थंब रूल फॉलो करना ही करना है, ठीक है। देन ऑन द सेम डे इन द प्रीवियस सेशन वी लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल। तो टेबल क्रिएट करने से पहले हमें क्या स्टेप लेना पड़ेगा, हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से डेटाबेस को हमने यूज करना, दैट मीन यूज डेटाबेस का कमांड देनी पड़ेगी। क्रिएट डेटाबेस आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक ही बार करना था। उसके बाद यूज डेटाबेस का मतलब है कि कौन सा डेटाबेस आपने जिसके अंदर टेबल क्रिएट करना उसको आपने एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए यूज नेम ऑफ द डेटाबेस। वंस यू आर इनसाइड द डेटाबेस अब आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड थी क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर फर्स्ट कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, साइज मेंशन करना कर दो, बाय डिफॉल्ट ये 11 साइज उठाएगा इसका। देन नेक्स्ट कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, देन कॉमा डाल के नेक्स्ट कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, फिर उसका साइज। ऐसे करके आप कॉमा डाल के n नंबर ऑफ द कॉलम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। वंस यू आर सेटिस्फाइड दैट यू हैव फिनिश्ड विद ऑल द कॉलम्स डेफिनेशंस, ऑल द कॉलम हैव बीन मेंशन्ड, उसके बाद आप एंड में क्या करेंगे, पेरेंथेसिस लगा के क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस करेंगे, क्वेरी ओके करके आपको मैसेज आ जाएगा, दैट मीन टेबल इज क्रिएट, ठीक है। तो ये चीज थी। आज हम फर्दर इसको लेके जा रहे हैं इस टॉपिक को एडवांस स्टेज में, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ रूल सेट करना चाहते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। जब भी यूजर, हमने एक टेबल क्रिएट करना है, यूजर उसमें डाटा एंटर करे तो क्या उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हो उस कॉलम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर एंटर कर रहा हूँ, क्लास में नॉमिनल रोल बना रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा रोल नंबर एंटर भी हो पाए जो डुप्लीकेट हो। आर यू क्लियर और नॉट? या फिर कोई भी स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव करने से पहले उस रोल नंबर को ब्लैंक ना छोड़ सके, इज इट क्लियर? या फिर मैं किसी की फीस भर रहा हूं तो मुझे पता है कि किसी की भी फीस 5000 से कम नहीं है, तो मैं वहां रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि आप लोग फीस 5000 से कम एंटर ही ना कर पाओ, ठीक है। तो वहां मैं चेक लगा दूंगा। सिमिलरली आई डोंट वांट से नेम कॉलम टू बी लेफ्ट ब्लैंक, वहां मैं नोट नल लगा दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे पास एक टेबल की वैल्यू दूसरे टेबल के साथ लिंक हो रही है, फॉरेन की वाला कंसेप्ट, तो वहां पर मुझे फॉरेन की का कंसेप्ट लगाना है कि उसमें जो दोनों की वैल्यूज मैचिंग होनी चाहिए, और फॉरेन की वाले टेबल के अंदर जो वैल्यूज है वो जिसमें वो वैल्यू प्राइमरी की बनी हुई है उसके साथ मैच करनी चाहिए। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। सो व्हाट all restrictions or the rules that can be applied on the fields in a table, they are called as constraints. उनको क्या बोलते हैं? Constraints. The restrictions that can be applied on the table columns in order to restrict the values or in order to enforce the standards is called the constraint. ठीक है। तो आज हम जो कॉन्स्टेंट कवर करने जा रहे हैं वो है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट एक्सेट्रा। जब ये कवर कर लेंगे हम दोबारा से टेबल क्रिएट करें। इस बार टेबल को सिंपल वे से क्रिएट नहीं करेंगे, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा के क्रिएट करें। इज इट क्लियर? सो दैट वी विल सी। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट slide of the session, that is the SQL constraint. SQL constraints are the rules used to limit the type of the data
दैट कैन गो इनटू द टेबल, किसी टेबल के अंदर किस टाइप का डाटा हमने लिमिट करना है, कहाँ रिस्ट्रिक्शन लगानी, कौन सा डाटा स्टोर नहीं होना चाहिए, कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए, दैट ऑल थिंग्स आर कॉल्ड SQL constraint to maintain the accuracy and integrity. ये इसका पर्पस है. Somebody may ask you that what is the purpose of putting the SQL constraints or using the SQL constraints? The main purpose is only to ensure the accuracy and the integrity of the data. Integrity का मतलब क्या है कि वो हमारा जो डाटा है वो as per standards हो और वो हमारे पास correct output लेके आए. That is the integrity of the data inside the टेबल. हमारे पास जो उससे प्रेडिक्शन करनी है, उस डाटा को यूज करना है हमने, वो एक्यूरेट आना चाहिए. नाउ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डाटा टाइप्स दैट आर एप्लीकेबल टू अ टेबल आर नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट. प्राइमरी की, फॉरेन की कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है. अब आपको ये एज अ कॉन्स्टेंट लेने, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक एंड डिफॉल्ट. सो लेट्स कवर देम वन बाय वन. फर्स्ट वन इज नॉट नल. सबसे सिंपल है, नाम ही बता रहा है इसका मीनिंग क्या होगा कि जिस भी कॉलम को आपने नेम कॉलम के ऊपर नॉट नल लगा दिया तो इसका मतलब है आप नेम कॉलम के अंदर वैल्यू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. इज इट क्लियर? नॉट नल कांस्टेंट रिस्ट्रिक्ट द कॉलम फ्रॉम हैविंग अ नल वैल्यू. नल का मतलब है, ये कीवर्ड है, कीवर्ड उनको बोलते हैं जो रिजर्व हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या उस डेटाबेस लैंग्वेज के लिए, कि उसका यूज सिर्फ उसके स्पेशल पर्पस के लिए होगा. आप अपने पर्पस के लिए किसी कॉलम का नाम नल नहीं रख सकते, किसी टेबल का नाम नल नहीं रख सकते. ऐसे करके आप उसका फर्दर रिस्ट्रिक्शन यूज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है. सिर्फ जैसे आप क्रिएट जो की कमांड है, वो क्रिएट जो है वो कीवर्ड है, कीवर्ड का यूज सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, उसका यूज आप नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं कर सकते. तो ऐसे ही नल इज ऑल्सो अ कीवर्ड विच रिप्रेजेंट्स द एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज. इज इट क्लियर? नाउ इट इन्फोर्सेस अ कॉलम टू कंटेन अ प्रॉपर वैल्यू. ऑफ कोर्स जब आप नॉट नल लगा दोगे तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई वैल्यू वहां एंटर करनी पड़ेगी, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते. ना हाउ टू यूज इट, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उस टाइम आपने नॉट नल यूज करना है. तो कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है? तो कमांड हम टेबल क्रिएट करते हुए क्या देते थे? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर आएगा उससे बाद जो भी कॉलम आ गया, से स्टूडेंट आईडी, एडमिशन नंबर को ही बोल देते हैं स्टूडेंट आईडी, उसका डाटा टाइप मैंने दे दिया इंट. अब जो भी कॉन्स्टेंट लगाना है वो इस डाटा टाइप के बाद स्पेस डाल के आए. अभी हम फर्स्ट कॉलम के ऊपर ही हैं, तो फर्स्ट कॉलम के ऊपर जब हम हैं तो हमने क्या किया, इंट के बाद स्पेस डालना है, उसके बाद उस कॉन्स्टेंट का नाम लिखा. तो कॉन्स्टेंट का नाम क्या लिखा मैंने? नॉट नल. इसका मतलब क्या हुआ, अब जो स्टूडेंट आईडी है वो ब्लैंक, उसमें जो डाटा है वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकता. अभी तक हमने नहीं देखा कि डाटा कैसे एंटर करना है. जब मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा देन यू विल कम टू नो. आप लोग खुद करके देखना, उसको नोट नल रखना और उसको उसमें डाटा फिल मत करना, और उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करोगे वो आपको रिकॉर्ड को सेव ही नहीं करने देगा. MS एक्सेस में भी हम लोग ऐसा करते थे. ठीक है. नाउ कॉमा डाल के नेक्स्ट कॉलम का नाम, फिर उसका डाटा टाइप. अगर इसके ऊपर भी नोट नल लगाना आप लगा सकते हो, जितने मर्जी लगाओ. एक ही कॉलम के ऊपर एक से ज्यादा कॉन्स्टेंट लगाना है वो भी लगा सकते हो स्पेस डाल के. कॉमा तब लगाना जब एक कॉलम को फिनिश कर चुके. तो मैंने SID को फिनिश कर दिया, कॉमा लगा दिया, फिर नेम को लिखा, फिर उसका डाटा टाइप दिया, फिर फिनिश कर दिया, और उसके बाद अगला कॉलम का लिखा एज, फिर उसको इंट लगाया, फिर उसको फिनिश कर. ठीक है. तो अब क्वेरी ये क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी स्टूडेंट आईडी फील्ड को स्टूडेंट टेबल के अंदर, एंड इट विल नॉट टेक द नल वैल्यूज. ये नल वैल्यू नहीं लेगा, हमने नॉट नल लिखा. ठीक है. तो ये आई होप इट इज वेरी क्लियर. इसका एक और यूज बाद में देखेंगे कि बाद में कैसे लगाया जा सकता है. टेबल क्रिएट करने के बाद अगर हम मुझे अब मैं टेबल फर्स्ट क्रिएट कर दिया, उसके बाद मैं भूल गया कि इसको लगाना कैसे है, तो उसके लिए भी चॉइस है, उसके लिए भी सोल्यूशन है हमारे पास. हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करें. ठीक है. इन द बिगिनिंग वी हैव सीन DDL कमांड्स. DDL कमांड्स मेजर 5 थी. पहली क्रिएट थी, फिर आपके पास ऑल्टर थी, फिर ट्रंकेट थी, उसके बाद ड्रॉप थी, फिर रीनेम थी. ये 5 DDL कमांड्स थी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ये सारी की सारी स्ट्रक्चर के साथ डील करती हैं. ठीक है. क्रिएट टेबल वो भी स्ट्रक्चर के साथ डील कर रही है. ऑल्टर टेबल का मतलब है टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना, उसमें से किसी कॉलम को हटाना, किसी और कॉलम को ऐड करना,
किसी कांस्टेंट को रिमूव करना या किसी कांस्टेंट को ऐड करने के लिए भी ऑल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। अभी कमिंग स्लाइड्स में वो चीज आएगी। अब नेक्स्ट कमांड जो है वो है यूनिक। यूनिक कांस्टेंट इंश्योर्स द फील्ड और अ कॉलम विल ओनली हैव द यूनिक वैल्यू। मैंने रोल नंबर के ऊपर यूनिक लगा दिया तो क्या होगा, यूनिक का मतलब है वो इंश्योर करेगा जो भी आप वैल्यू एंटर करो वो डुप्लीकेट नहीं होगी। आपने रोल नंबर 3 एंटर कर दिया है, अब आप 6-7 रिकॉर्ड एंटर करने के बाद दोबारा से रोल नंबर 3 एंटर करने की कोशिश करोगे, वो आपको एंटर नहीं करने देगा, आपको एरर देगा, आपको रिकॉर्ड सेव नहीं करने देगा। यही एक पर्पस है यूनिक की कांस्टेंट। ठीक है, अब नल कांस्टेंट का क्या मतलब था, वो उसको ब्लैंक नहीं छोड़ने देगा। लेकिन अगर मैं अकेला नल लगाता हूँ रोल नंबर के ऊपर, मैं किसी का रोल नंबर 3 2 बार एंटर कर देता हूँ, वो ले लेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि वैल्यू होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट है या नहीं है वो उसका काम नहीं है, नोट नल का। ठीक है, वो तो कहता कोई भी वैल्यू एंटर करो, प्रॉपर वैल्यू। वेरेस यूनिक कह रहा है कि डुप्लीकेट चाहे एंटर कर दो लेकिन करनी पड़ेगी, सॉरी डुप्लीकेट एंटर नहीं करनी, लेकिन नल चाहे एंटर कर दो, ब्लैंक चाहे छोड़ दो, लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यूनिक का काम। ठीक है, यूनिक कांस्टेंट फील्ड विल नॉट हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू, कैन बी अप्लाइड एट अ कॉलम लेवल और द टेबल लेवल, वो भी बताता हूँ। तो ये कांस्टेंट है वो क्या इंश्योर करता है कि डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक हो सकती है। इज इट क्लियर? नॉट नल क्या कर रहा था कि ब्लैंक भी नहीं हो सकती, ब्लैंक नहीं हो सकती, ठीक है, डुप्लीकेट चाहे हो जाए। यूनिक कह रहा है कि डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और नल हो सकती है। ठीक है, अब हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन बना के भी लिख सकते हैं, दोनों कांस्टेंट भी इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। आपने टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसके आगे एसआईडी, उसका डाटा टाइप दिया इंट, आगे लगाया नोट नल। अब नोट नल क्या इंश्योर करेगा, खाली नहीं छोड़ सकते। आगे उसके स्पेस डाल के आपने यूनिक भी लगा दिया, ये क्या इंश्योर करेगा, डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। अब दोनों काम हो गए, यू कांट लीव ब्लैंक, यू कांट पुट डुप्लीकेट। सो दोनों कांस्टेंट, आपने एक लगाना एक लगाओ, आपने दो लगाने दो लगाओ, आपकी चॉइस। ठीक है, अब ये देखिए आगे क्या किया, टेबल क्रिएट किया, एक पर्सन टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट टेबल, उसका टेबल का नाम, आगे प्रिंसेस स्टार्ट हो गई, फर्स्ट कॉलम का नाम रखा आईडी, उसका डाटा टाइप दे दिया इंट, फिर उसको आगे लगा दिया नोट नल। ठीक है, और उसके बाद लास्ट नेम वेरकैर, उसका साइज 255 दे दिया, उसके ऊपर भी नोट नल लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट नेम 255 वेरकैर के साथ, लेकिन उसके ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं लगाया, एज के ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं लगाया। अब मैं स्टार्टिंग में देना भूल गया कि आईडी को मुझे यूनिक भी बनाना था, मैंने सिर्फ नोट नल दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंड में जाके कॉमा डाल के, कॉलम यहाँ तक डिफाइन हो गए सारे, कॉमा डाल के अब आगे मैं लिख सकता हूँ यूनिक, इस टेबल में से कौन से कॉलम को यूनिक बनाना है उसका नाम ब्रैकेट के अंदर। मतलब कि मैं यहां दे सकता था, जैसे ऊपर वाले टेबल में यहां नोट नल के बाद स्पेस डाल के यूनिक दे दिया, मैंने नीचे वाले में उसका मेथड चेंज कर दिया, क्या किया, यूनिक आगे प्रिंसेस के अंदर आईडी, फिर क्लोज कर। इसी टेबल को मैं यहां ऐसे भी कर सकता था अल्टरनेट वे, आईडी इंट नोट नल यूनिक, नोट नल स्पेस देके देना है, नोट और नल के बीच में भी स्पेस रहना चाहिए, यूनिक और नल के बीच में भी स्पेस रहना चाहिए, इसका मतलब दो कांस्टेंट लगे इसके। अब इसी चीज को करने का तीसरा तरीका भी है, ये वाले दोनों जो मेथड थे वो टेबल लेवल के बोले जाते हैं इनको, मतलब कि आपने टेबल क्रिएट करते हुए ये लगाए हैं कांस्टेंट। तीसरा तरीका क्या है इसका, कि आपने टेबल क्रिएट कर चुके, अभी डाटा नहीं फिल किया है, अब आपको याद आया कि नहीं मैंने तो उस पर यूनिक कांस्टेंट लगाया ही नहीं, स्टूडेंट आईडी के या पर्सन के टेबल के अंदर आईडी के अंदर लगाया ही नहीं, या स्टूडेंट टेबल के अंदर इस एसआईडी के ऊपर यूनिक नहीं लगाया सपोज करो, तो आप बाद में भी लगा सकते हो। अब क्योंकि आपने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है तो आप दोबारा से क्रिएट कमांड नहीं चलाओगे, नहीं तो वो अलग टेबल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना। अब टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो कमांड कौन सी यूज करेंगे, DDL। तो एक बार देखो क्या कमांड थी DDL की, ऑल्टर। ऑल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस और अ टेबल। तो अब ऑल्टर टेबल, इसमें भी वही DDL कमांड में सभी जगह टेबल की वर्ड आते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। उसके बाद आप क्या करने जा रहे हो, कांस्टेंट नया लगाने नया कांस्टेंट ऐड करने जा रहे हो, जो
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कांस्टेंट है उसको रिमूव करने जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे टास्क के ऊपर। हमारा टास्क था नया कांस्टेंट लगाना, हम भूल गए थे उसको कांस्टेंट को लगाना टेबल के क्रिएट करते हुए, हमने बाद में लगाना है। तो ऐड उस कांस्टेंट का नाम, अब जरूरी नहीं है कैपिटल में लिखो, मैंने जानबूझ के कैपिटल में इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए, ये अट्रैक्टिव लगे और आपको एकदम से पता चले कि कांस्टेंट कौन सा यूज। आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हो टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, ताकि वो उसका पेन वहीं जाए और ठीक टिक लगा के सीधे फुल मार्क्स। इज इट क्लियर? these are the ways and means to write down in a attractive manner, प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको प्रॉपर। तो मैंने क्या किया, ऐड, उसके बाद कांस्टेंट का नाम ब्रैकेट के अंदर किस कॉलम के ऊपर लगाना, टेबल का नाम पहले आ चुका है तो इस तरीके से भी मैं कांस्टेंट को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं एक थोड़ी एग्जांपल्स और देखते हैं। टू नेम द यूनिक कांस्टेंट, अब मैंने क्या किया, कांस्टेंट तो लगाया लेकिन कांस्टेंट को अलग नाम नहीं दिया कोई भी। ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शन तो लगाई लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन को अलग से कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, तो वो चीज कैसे करनी है, क्योंकि हो सकता है यूनिक कांस्टेंट एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर लगाओ। अब मैंने बाद में उस यूनिक कांस्टेंट को रिमूव करना है, मैं सीधा यूनिक रिमूव कर दूं वो सभी कॉलम से रिमूव होगा? नो, आई वांट सम नेम टू बी गिवन टू इट। जैसे कोई प्लेस होता है, उस प्लेस को मैं उसका जब तक एड्रेस नहीं देता हूँ तो वहां पर लेटर पहुंचना मुश्किल होता है। तो उसी तरीके से मैंने कांस्टेंट तो यूनिक लगाया, मैं उस कांस्टेंट यूनिक कांस्टेंट का कोई नाम भी रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक बार इसको ऑब्जर्व करो, क्रिएट टेबल कमांड को। तो इसमें देखो क्रिएट टेबल पर्सन आईडी, उसका पहला फील्ड आ गया। इंट, फील्ड को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, फील्ड को कॉलम नेम भी बोलते हैं। आईडी इंट नॉट नल लगाया इसके ऊपर, लास्ट नेम के ऊपर नॉट नल लगाया, फर्स्ट नेम के ऊपर कुछ नहीं लगाया। एज इंट, अब मैंने यहां दे दिया कांस्टेंट कोई नहीं लगाया, मैंने बाद में एंड में जाके लिखा कांस्टेंट, कीवर्ड है ये, एज इट इज आएगा। जब भी नाम देना तो ऐसे ही यूज करना है, आप ऊपर यहां पर नाम नहीं दे सकते, तो सीधा यूनिक लिख। तो ये आपने क्या किया, कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम दे दिया, मैंने इसका नाम रख दिया यूनिक कांस्टेंट, दैट मीन शॉर्टकट फॉर्म में यूसी अंडरस्कोर पर्सन, मतलब किस टेबल के ऊपर मैंने कांस्टेंट लगाया उसका ऐसे नाम लिख के उसको एक अलग सा नाम दे दिया। ऐसे 1 2 3 XYZ नाम रखोगे तो पता नहीं चलेगा क्या कांस्टेंट का नाम है, किस टाइप का कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कीवर्ड लिखा, आगे उसका नाम लिखा, फिर कौन सा कांस्टेंट है वो लिखा, और किस फील्ड के ऊपर लगाना, मैंने 2 फील्ड के ऊपर लगाया। आप एक से ज्यादा फील्ड के ऊपर भी कंबाइन लगा सकते हो। इज इट क्लियर? तो मैंने 2 फील्ड को यूनिक बना दिया, एक आईडी को, एक लास्ट नेम। सो आई होप इट इज क्लियर। अब ये तो था जब आपने टेबल क्रिएट किया, टेबल लेवल पे कैसे लगा। सिमिलरली अगर मैंने यहां नहीं देता, मैं यहीं ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा के टेबल क्रिएट कर देता, मैंने यूनिक कांस्टेंट लगाया नहीं, उसको कोई नाम नहीं दिया, अब मुझे याद आया कि मुझे ये नाम भी देना था, कांस्टेंट भी लगाना था, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है, देन ऐड कांस्टेंट। अब पिछली बार क्या किया मैंने, सीधा ही ऐड कौन सा कांस्टेंट है, किस कॉलम के ऊपर लगना है, कांस्टेंट को नाम नहीं दिया था यहां, ठीक है, इस वाली कमांड में। अब इस वाली कमांड में मैंने कांस्टेंट को नाम भी देना, तो मुझे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जो कांस्टेंट। तो ऐड के बाद कीवर्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम, कौन सा कांस्टेंट है यूनिक, कौन से कॉलम्स के ऊपर लगना है वो नाम दे। आई होप इट इज क्लियर। यू शुड प्रैक्टिस इस 3-4 टाइम्स। प्रैक्टिकली भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जब लैब में जाएंगे हम लोग। जिसके पास घर में पीसी है और MySQL इंस्टॉल्ड है वो घर में भी प्रैक्टिस कर सकता है। कोई डाउट आएगी आप मेरे को इंडिविजुअली पूछ सकते हो, आप अपना पीसी ऑन कर लेना और मेरे को डाउट लिखना। अगर मैं उस टाइम अवेलेबल होऊंगा तो मैं आपको ऑन द स्पॉट लाइव आपकी डाउट क्लियर करूंगा। अदरवाइज यू कैन लीव द मैसेज, आई विल क्लियर योर डाउट बाय पुटिंग अ मैसेज इन द व्हाट्सएप। इज इट क्लियर? बट बिफोर यू राइट एनी क्वेरी, कोई डाउट मुझे लिखनी है, अगर आपने अपने इससे प्रैक्टिकल से रिलेटेड या कोई आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेंशन योर नेम, क्लास एंड सेक्शन फर्स्ट, so that I should come to know I am talking to which class student। 9th क्लास को भी लेक्चर ले रहा हूँ, 11th भी, 12th भी, तो कौन से स्टूडेंट का, 12th वाले को चलो लिमिटेड स्टूडेंट, उनके सभी के नाम मैंने सेव किए हुए हैं। अभी आप लोगों का तो मुझे पता नहीं कि कौन से सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं। एक और काम करना, whosoever is watching this video, अगर कोई 11th B से है
स्टूडेंट, वो अपना नेम एंड सेक्शन मुझे आज जरूर भेजना. आई वांट टू सी हाउ मेनी आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम. ओके, नाउ देन द नेक्स्ट कांस्टेंट इज द प्राइमरी की कांस्टेंट. प्राइमरी की कांस्टेंट हम पहले, प्राइमरी की पहले भी पढ़ चुके हैं. प्राइमरी की वो की है ऐसा फील्ड जो ना तो डुप्लीकेट अलाउ करता है ना ही नल अलाउ करता है. दैट मीन्स व्हाट, ये दो कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन है एक ही के अंदर, दोनों का काम एक ही बंदा कर रहा है, नॉट नल और यूनिक. अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो नॉट नल क्या करेगा, ब्लैंक नहीं छोड़ने देगा, यूनिक क्या करेगा, डुप्लीकेट नहीं आने देगा. और ये जो प्राइमरी की है तो ये दोनों का काम करता है. प्राइमरी की कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड. ठीक है, अ प्राइमरी की कांस्टेंट मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू एंड इट मस्ट नॉट कंटेन अ नल वैल्यू. ना तो ये नल होने देगा ना ही ये डुप्लीकेट होने देगा. दैट मीन यूनिक का भी काम और नॉट नल का भी काम दोनों कर देगा. तो वेर एवर वी रिक्वायर बोथ द कैपेबिलिटीज, दैट इज the record should not be the column value should not be duplicate and should not be left blank. So rather than using the two constant together, not null और unique इकट्ठे यूज करने की बजाय, ऐसे not null and unique इकट्ठे यूज करने की बजाय मैं इनकी जगह सीधा क्या लिख दूंगा, इंट के बाद प्राइमरी. तो हमारा एडमिशन नंबर या रोल नंबर सीधा ही प्राइमरी की बना देंगे. जैसे यहाँ देखो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट SID इंट प्राइमरी की नेम, आगे नॉट नल एज इंट. इसको भी हम बाद में भी लगा सकते हैं टेबल क्रिएट करने के बाद. अगर मैंने यहाँ नहीं लगाया इस प्लेस पर तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ये तो सीधा ही है. ऐड, आगे सीधा ही कौन सा कांस्टेंट है किस कॉलम के ऊपर लगना. अगर इस कांस्टेंट को नाम देना, मुझे ट्राई करोगे आप लोग. बिफोर यू प्रोसीड फर्दर थोड़ा पोज करके वीडियो को कमांड लिखना कि मैं प्राइमरी की को भी कोई नेम देना चाहता हूं, तो कैसे नाम दूंगा. ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड, इसके बाद क्या आएगा, यस, टेक योर पेन एंड नोट राइट डाउन इन योर रफ नोटबुक. ठीक है, कि यहां क्या आना चाहिए, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड, कीवर्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, फिर प्राइमरी की कौन से कॉलम के ऊपर. ठीक है, ये देखो, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम आ गया, उसके बाद कौन सा कांस्टेंट है, प्राइमरी की किस कॉलम के ऊपर लग रहा है वो आ गया. तो जो एक और मेथड था कि हम स्टार्टिंग में ना देके जब सारे कॉलम डिफाइन कर दिए, एज इंट तक सारे कॉलम हो गए, उसके बाद में कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, यहाँ पर ऐड कीवर्ड नहीं आएगा इस जगह. ऐड तब आता है जब आप ऑल्टर टेबल कमांड से शुरू कर रहे हैं. तो यहाँ पर सिंपली कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम प्राइमरी, या फिर इसी चीज को सीधा प्राइमरी की देना तो यहाँ दे सकते. और मैंने वो काम नहीं करना, उसको नाम भी देना था तो कांस्टेंट कीवर्ड आना चाहिए, तो वो एंड में कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम प्राइमरी. या फिर आप टेबल क्रिएट करने के बाद ऑल्टर कमांड लिख सकते हो, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम प्राइमरी. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ टू गिव द नेम टू द कांस्टेंट, तो आप लोग इसका सिंटेक्स बता सकते हो कि सिंटेक्स क्या है, ग्रामेटिकल रूल क्या है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, आगे कौन सा कांस्टेंट है और ब्रैकेट के अंदर फील्ड नेम. तो ये उसका सिंटेक्स बन सकता है, ग्रामेटिकल रूल बन गया. उसकी एग्जांपल ये है. इज इट क्लियर? Either you can give this example or you can give this example while giving the name to the constant. ठीक है, so I hope the up to the primary key it is clear to everyone. आज के लिए इतना करेंगे, अदरवाइज बहुत हैवी होगा, अपलोडिंग करने मुश्किल हो जाएगी. तो लेट मी एंड दिस सेशन विद दिस दैट यू रिवाइज प्रॉपरली. साथ साथ में नोटबुक बनाइए, प्रॉपर नोटबुक, और एक शॉर्ट वीडियो बनाइए अपनी नोटबुक का 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड का पेज पलटते हुए कि आपने नोटबुक रजिस्टर बनाया भी है या नहीं, और मेरे को वो व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज पे सेंड करें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.